हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। तो इसमें देखेंगे आर्टिकल 13 का बैकग्राउंड क्या है, साथ में देखेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देखेंगे हम पार्ट 1 में। ओके, यानी पार्ट 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, बैकग्राउंड, देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू विथ केस लॉज, एंड थर्ड वन इज अवर आर्टिकल 13 क्लॉज 1, एंड उसमें आएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स विथ केस लॉज। ओके, सो ये बहुत लेक्चर लेंदी हो जाएगा, इसकी वजह से पार्ट सेकेंड में हम आर्टिकल 13 के क्लॉज 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आर्टिकल 13 देखेंगे, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसे लॉज जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, ऐसे लॉज के प्रोविजंस आर्टिकल 13 में प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, तो ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो वॉइड है या फिर वैलिड है, और इन शॉर्ट ऐसे लॉज का क्या किया जाए, ये कैसे इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में सारे जो भी प्रोविजंस है वो आर्टिकल 13 में दिए हुए हैं। तो एक बार ये जो भी आर्टिकल 13 है वो हम ओवरलुक कर लेंगे, क्योंकि ये सारे जो क्लॉजेस है 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार सिर्फ पढ़ लेंगे कि ये क्या क्लॉजेस है। फर्स्ट, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। यानी ये जो क्लॉज फर्स्ट है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड वन, द स्टेट्स शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड any law made in the contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ये क्लॉज सेकेंड जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात कर रहा है। अब थर्ड क्लॉज, इन दिस आर्टिकल unless the context otherwise requires, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usages having in the territory of India the force of law। Laws in force includes laws passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। तो क्लॉज 3 जो है वो लॉज में क्या क्या इंक्लूड होता है। अभी हमारा टाइटल क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ। अब ये लॉज क्या क्या है, लॉज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो हमारे क्लॉज 3 में दिया हुआ है। क्लॉज 4 जो है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 राइट ऑफ इक्वालिटी। तो ये क्लॉज 4 जो है वो भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल ऐसा भी कहा जाता है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आर्टिकल है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। सो लेट्स सी अवर फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 13 इनफैक्ट प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। यानी आर्टिकल 13 हमारे इंडिया में जितने भी लॉज है, चाहे वो पास्ट में बने हुए हैं या फिर फ्यूचर में बनने वाले हैं, ऐसे सारे लॉज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्रोवाइड करता है। लेकिन ये अधिकार, ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसको है। सो लेट्स सी अवर सेकंड पॉइंट, दिस पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32, which can declare a law unconstitutional if it is inconsistent with any of the provisions of part 3 of the constitution। यानी जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स है उन सबको अंडर आर्टिकल 226 में दिया हुआ है, इनको अधिकार पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये जो अधिकार है वो प्राप्त होता है। और आप बोलेंगे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स की कोई भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है या फिर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है।
उसे ही पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो बाद में ये सवाल उठा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर बेसिक फीचर है या नहीं। तो इसके ऊपर हमने नीचे 2 केस लॉज दिए हुए हैं, वो हम एक बार देख लेंगे तो आपको ये जो पॉइंट है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट केस इज केशवानंद भारतीज केस। तो इस केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हम इस बेसिक फीचर को डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, सो अवर लेट्स सी अवर सेकंड केस, यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस का जो बैकग्राउंड था वो ये था कि ये केस आने से पहले 1987 में एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस आई थी, जिसमें बात हुई थी स्पीडी जस्टिस के बारे में और कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो हर बार रेगुलर कोर्ट्स को, जैसे कि हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अधिकार में ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये सारे पावर्स अल्टरनेटिव मैकेनिज्म यानी ट्रिब्यूनल्स भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो गई। तो और मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे और हाई कोर्ट को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये जो जजमेंट एसपी संपत कुमार के केस में आया था वो ओवर रूल कर दिया गया यल चंद्र कुमार के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की जो भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो उतनी ही जरूरी है जितनी सुप्रीम कोर्ट की। सो हाई कोर्ट के चैनल के थ्रू ही आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कुल मिला के इस यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट आया कि ये जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है जो कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दी गई है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसीलिए ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो यही है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज बैकग्राउंड, यानी ये जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो पहले कहाँ पे इसका यूज किया गया था या फिर ये पहले कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सो लेट्स सी, the doctrine of judicial review was for the first time propounded by the Supreme Court of America under historic case of Marbury versus Madison। यानी ये जो भी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रोपाउंड किया था 1803 में मरबरी वर्सेस मेडिसन के केस में। तो ये एक लैंडमार्क केस है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी लॉ, स्टैट्यूट्स या फिर गवर्नमेंट एक्शन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है तो अमेरिकन कोर्ट्स को ये पावर है कि वो सारे लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर हम इसे कंपेयर करें हमारे इंडिया के साथ, तो अगर हमने कंपेयर किया तो हमें ये बात समझ में आएगी कि इंडिया में ये जो पावर है वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अमेरिका में ये पावर केस के द्वारा इस्तेमाल किया गया था इस पावर का, लेकिन इंडिया में ये आर्टिकल 13 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में ये पावर ऑलरेडी दी हुई है। तो ये था पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कोर्ट किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है कि क्या वो लॉ या फिर वो जो कानून है वो रहने के लायक है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररूल करता है तो कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। हम बात करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है। सो ओवर आर्टिकल 13 क्लॉज 1, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। तो उसके पहले जितने सारे लॉज थे उसे हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं। तो इसका हमने ये जो हमारा क्लॉज 1 है, 13 क्लॉज 1, ये हमने नीचे 2 पॉइंट में दिया हुआ है। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 13, ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशन or existing laws, that is laws which were in force before the commencement of the constitution, shall be void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental right from the date of the commencement of the constitution
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सिंपली हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कई सारे लॉज थे, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें बात की गई फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले नहीं थे। तो जितने भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच हो रहे हैं वो वैलिड होंगे, और जितने भी पुराने लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड माने जाएंगे। यही था हमारा आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। और सेकेंड पॉइंट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स विल बिकम वॉइड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर नॉट वॉइड अब इनिशियो, यानी हमारे आर्टिकल 13(1) में जो है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। आर्टिकल 13(1) जो है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, यानी जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो पहले से ही वॉइड नहीं है, यानी वॉइड अब इनिशियो, जो कि स्टार्टिंग से वॉइड नहीं है, पर जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है और वो लॉज फंडामेंटल राइट्स को मैच नहीं कर रहे हैं तब से उस डेट से ही वो वॉइड माने जाएंगे। यानी वो शुरू में वैलिड ही थे पर बाद में वो वॉइड हो गए। कब? ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ही। फॉर एग्जाम्पल एक केस आया था 1949 में, प्रेस एक्ट 1931 के अंतर्गत था, जिसमें पैम्पलेट पब्लिशिंग का इशू रेज हुआ था। जो ये केस आया 1949 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, पर इसकी प्रोसीडिंग चालू थी। ये केस का रिजल्ट जो था वो पेंडिंग था कोर्ट में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो एपिलेंट ने कहा कि ये जो प्रेस एक्ट 1931 है वो आर्टिकल 19(1)(a) को फंडामेंटल राइट्स के साथ वो जो आर्टिकल 19(1)(a) का फंडामेंटल राइट है उसके साथ ये इनकंसिस्टेंट है, ये जो एक्ट है वो इनकंसिस्टेंट है, तो इसको आप वॉइड डिक्लेयर कर दो और प्रोसीडिंग्स को रोक दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये इस केस को अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के पहले और प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हुई थी 1949 यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो यहाँ पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। यानी 26 जनवरी 1950 के डेट तक जो भी प्रोसीडिंग्स आई, जो भी लॉज थे वो वैलिड थे, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे और उनकी प्रोसीडिंग्स भी चालू हो गई थी। लेकिन इस डेट के बाद जो भी लॉज होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होंगे। अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो वो वॉइड माने जाएंगे। ये था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, यानी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है। तो उसमें दो डॉक्ट्रिन है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कह सकते हैं, और सेकंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो क्या है ये देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आर्टिकल 13 यूजेस द वर्ड्स टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। दिस डॉक्ट्रिन मीन्स इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टैट्यूट देन ओनली दैट ऑफेंडिंग पार्ट इज टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एंड नॉट द एंटायर स्टैट्यूट। यानी बहुत सिंपल डॉक्ट्रिन है ये। जैसे कि आपने देखा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, ये वर्डिंग है। तो यहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो लागू होती है, यानी किसी एक्ट की या स्टैट्यूट की कोई भी प्रोविजन पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रही है या कॉन्ट्राडिक्ट है, तो वहां पे उस कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट को सेपरेट करके खाली उस पार्ट को ही हम वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि पूरे स्टैट्यूट को। ओके, तो सिर्फ वो जो प्रोविजन है वो उसे ही हम सेपरेट करके वॉइड कह सकते हैं, पूरे स्टैट्यूट को या फिर पूरा जो एक्ट है उसे वॉइड कहने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे 3 इसेंशियल्स है इस डॉक्ट्रिन के, जैसे कि फर्स्ट वन इज वो जो ऑफेंडिंग प्रोविजन है या फिर वो जो स्पेसिफिक ऑफेंडिंग पार्ट है जो है वो वहां से सेपरेबल इन नेचर होना चाहिए, जहां पे हम आसानी से उस पार्ट को स्टैट्यूट से सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन इज सेपरेबल मीन्स व्हाट, यानी अगर हमने उस प्रोविजन को सेपरेट भी किया तो भी उस एक्ट के स्टैट्यूट के मूल उद्देश्य को कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उस एक्ट का जो भी मेन ऑब्जेक्ट या फिर मेन पर्पज जो है वो वैसे ही रहना चाहिए। एंड थर्ड वन इज अगर हम उस ऑफेंडिंग प्रोविजन को सेपरेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे पूरा जो एक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो इस डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसके नीचे 2 केस लॉज दिए हैं।
फर्स्ट वन इज RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में प्राइस कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन डी को चैलेंज किया गया था, जिसमें दो प्रकार के कॉम्पिटिशन थे। फर्स्ट वन इज अपने स्किल्स के ऊपर जो भी कॉम्पिटिशन्स बेस्ड होते हैं वो, और सेकेंड वन इज जो कॉम्पिटिशन्स गैम्बलिंग के नेचर के थे, गैम्बलिंग के ऊपर बेस्ड थे, गैम्बलिंग यानी सट्टा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कॉम्पिटिशन्स गैम्बलिंग के नेचर के थे उन्हें स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, पूरा एक्ट जो है वो वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, और वो एक प्रोविजन निकाल भी देंगे हम, तो पूरा जो एक्ट का मेन पर्पस है वो वैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पे इस डॉक्ट्रिन का इस केस में उपयोग हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का। सो अवर सेकेंड वन इज रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में कहा गया कि अगर कोई भी प्रोविजन को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, या फिर अगर हमने उस ऑफेंडिंग प्रोविजन को सेपरेट किया तो उस एक्ट का जो मूल उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसे मामलों में पूरे एक्ट को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये डॉक्ट्रिन एक ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जिसमें ये कहा गया है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं वो नल या फिर वाइड ऑफ इनिशियो नहीं होते, यानी शुरू से ही वो वॉइड नहीं होते, सिर्फ उसे अनएनफोर्सेबल किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। द लॉ विच आर वॉयलेटिव इन नेचर आर ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डॉर्मेंट बट इट इज नॉट डेड। यानी अगर वो पुराने लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को यानी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, डेड नहीं हो जाते। यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ प्रिवेल हो जाते हैं, वो उनके ऊपर आ जाता है, और जो पुराने लॉज है उन्हें सिर्फ डॉर्मेंट पोजीशन में रखा जाता है, उन लॉज के ऊपर शैडो रहती है, वो लॉज टेम्पररीली हम एनफोर्स नहीं कर सकते। यानी अगर फ्यूचर में कोई भी अमेंडमेंट होती है इस लॉज को लेकर तो वहाँ पे ये जो लॉज है पुराने वो वैलिड हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, एनफोर्सेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने केस लॉ दी है बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इस केस के ये फैक्ट है कि इस केस में एमपी गवर्नमेंट ने 1948 में एक्ट बनाया जिसका नाम था बिरर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947। इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अपने हाथ में लिया था। तो यहाँ पे एमपी में जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे उनका बिजनेस बंद हो गया था। फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1G में एक फंडामेंटल राइट आया जिससे आप अपने चॉइस से कोई भी लीगल ट्रेड या बिजनेस चला सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बियरर एक्ट उस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के जो भी फंडामेंटल राइट्स थे उनको वॉयलेट कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि बेरर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कोर्ट को ये प्रोविजन वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और कोर्ट ने कहा कि हम उस एक्ट को सिर्फ डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय कर देंगे बिकॉज फंडामेंटल राइट आर सुपेरियर देन एनी लॉ। लेकिन फिर 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को गवर्नमेंट ने अमेंड किया और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर सकती थी। तो फिर वहाँ पे ये जो बियरर एक्ट है वो फिर से एक्टिव हो गया। यानी आप देख सकते हैं वो पहले एक्टिव था प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में, वो जो एक्ट था वो एक्टिव था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उस पर शैडो आ गई, ओके। और फिर बाद में जब अमेंडमेंट हुई तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद वो फिर से एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे आप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स देख सकते हैं। आई होप आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझ में आ गई हो। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो हमने अभी तक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे कैसे अफेक्ट होती है, कैसे उसमें अप्लाई होती है वो देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में भी अप्लाई होती है या नहीं। तो ये जानेंगे हम हमारे पार्ट 2 में। अब तक हमारे वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 13, ओके। सो आर्टिकल 13 में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, साथ में देखा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दैट इज सेपरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होती है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में देखी है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में क्या कहती है। ओके, सो हम हमारे सेकेंड पार्ट में देखेंगे आर्टिकल 13 का क्लॉज सेकेंड, क्लॉज थर्ड एंड क्लॉज फोर्थ। ओके, सो हमारा ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, अगर आपको वो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और देर किस बात की, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।